So in the last class we discussed about some properties of acids, and we saw that acids are the compounds which have the tendency to lose H plus ions or release H plus ions in their aqueous solutions. When they release H plus ions in their aqueous solutions or water solutions, they combine with H2O and form hydronium ion H3O plus. We also said that all the acids show their acidic properties only in presence of water, number one, and number two, all the acids show their acidic properties only because of hydronium ion or H plus ion. If there are more H plus ions in unit volume, मतलब H plus ion concentration ज़्यादा है, तो फिर जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ज़्यादा होगी, और अगर H plus आयन कंसनट्रेशन कम है तो फिर वीक एसिड होगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कम होगी. तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमें आज बातें करनी हैं रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. हम इसके पहले जो बात कर चुके हैं वो ये कि एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर various properties. First of all, we said on the basis of strength, we can say that acids are strong acids or weak acids. On the basis of origin, we can say that acids can be mineral acids or organic acids, and on the basis of the presence of water, they can be concentrated acids or diluted acids. तो हमने डाइल्यूशन का भी प्रोसेस सीखा और तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने तैयार किए. एक तो हाउ द एसिड्स आर डाइल्यूटेड, उसमें क्वेश्चन बनता है कि वाई एट द टाइम ऑफ डाइल्यूशन acids are put in water drop by drop, not water into acid. Why we mix acid into water in small quantities rather than mixing water into acid? तो वो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था. अब आप देखो, हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, हाउ दे बिहेव with other chemical substances. ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एसिड्स और बेसिस के कंटेक्स्ट में. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एसिड्स जो हैं वो हर बार जब भी केमिकल रिएक्शन में जाएंगे, जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे, तो वो हमेशा अपना H प्लस आयन रिलीज़ कर देंगे वहाँ पे. तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो इस H प्लस आयन की वजह से ही होगी, ये बात हम ध्यान रखें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. यहाँ पे जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हम उन एसिड्स की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से नोट कर लें, जो मेटल से रेडिली रिएक्ट करते हैं. मतलब ऑल द एसिड्स कांट डू दैट. सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमेशा रिएक्शन याद रखें डाइल्यूट फॉर्म में ही करवाई जाती है. जब हम प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं तो डाइल्यूटेड फॉर्म में ही चेक करते हैं, जिससे कि वो इसलिए करते हैं कि अगर डाइल्यूट फॉर्म में कोई एसिड की कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो करेगा ही करेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं कर रहा. तो ऐसा कुछ नहीं हो जाए, इसलिए प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करने के लिए हम हमेशा डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही रिएक्शन करते हैं. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl के लिए ये रिएक्शन हम देख रहे हैं. नोट कर लें कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड डज नॉट शो दिस रिएक्शन. यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं है. यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HCl जब किसी मेटल के साथ में, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. लेकिन नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा ऐसा? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया है, नोट कर लें. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा कि जब नाइट्रिक एसिड मेटल के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगेगी, बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीजन दे करके वहीं सेटल कर देगा, वाटर बना के वहीं बिठा देगा। तो HCl और H2SO4 के साथ में जो ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही हम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं वैसे ही हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ में नहीं होता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लैटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट with these acids because they are less reactive as compared to hydrogen। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लेकिन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को रखा जाता है। तो उसकी यूटिलिटी यही है कि हमें देखते ही पता चल जाता है कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर से या एसिड से। कौन नहीं करेगा? जो हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड्स मॉलिक्यूल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन हटाएगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी? तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कैसे रिएक्शंस होती है देखते हैं। बड़ी पॉपुलर रिएक्शंस हैं कुछ। तो ये रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम मेटल का रिएक्शन किया गया है HCl के साथ में। हाँ, एसिड है और ये मेटल है, इन दोनों की रिएक्शन बड़ी विग्रस रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है साथ में। क्योंकि बहुत सारी हीट इवॉल्व हुई है तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये एक पॉप साउंड के साथ में जल जाता है। हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम ले लिया जाए तो क्या होता है वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। क्योंकि पॉप साउंड सोडियम का पानी के साथ कैसा होता है ये तो आप देख चुके हो, केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको दिखाया था। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो केमिकल रिएक्शन के अगर आप वीडियोस देखोगे तो उसमें सोडियम और वाटर की रिएक्शन हमने यहीं पे की थी, वो आपको मिलेगी। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम ले रहा है क्योंकि इसका पर्पस ही है एंटरटेनिंग वीडियो बनाना। साइंस से इसका कोई ख़ास रिलेशन कम दिखता है। हाँ, दिस इज़ हाउ। इसकी साउंड भी खोल देता हूँ तो आपको पॉप समझ में आ जाएगा। पॉप साउंड इस तरह का निकलता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जली है, ये सोडियम नहीं जला एसिड में। सोडियम और वाटर की रिएक्शन हो गई और सोडियम और वाटर की रिएक्शन के बाद हो क्या गया? हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई वो ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट निकली उस हीट की वजह से पॉप साउंड में जल गई। क्वांटिटी सोडियम की यहाँ पे ज़्यादा थी तो बड़ा डिवास्टेटिंग दिखा हमको। हमने हमारे यहाँ भी किया था तो बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया था, उससे भी काफ़ी अच्छा पॉप साउंड हमको दिखाई दिया था। A more important reaction is reaction of zinc with sulfuric acid। जिंक का ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में मिलता है। इसको आप जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो इस तरह से बबल्स निकलने लगते हैं। द रिएक्शन इज जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड gives a salt, zinc sulfate, and hydrogen gas is evolved. This reaction is not that exothermic। तो ये पॉप साउंड के साथ में जलता नहीं है। जिंक उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है नहीं जितना सोडियम है। तो सोडियम बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन को क्योंकि बाहर निकालता है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन जल जाता है। हाइड्रोजन यहाँ भी निकला है लेकिन बबल्स के फॉर्म में निकला है। तो why this reaction is important? Because this is
लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का लैब प्रिपरेशन है ये। इसको मैं आपकी बुक में भी दिखाना चाहता हूँ। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, देखें कहाँ पे है। ये वाला डायग्राम देखो। आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए, पता होना चाहिए इसमें क्या कर रहे हैं। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिख रहे हैं इसमें, है ना। जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वी हैव गॉट अ डिलीवरी ट्यूब, उसको हमने एक सोप सॉल्यूशन से भरे हुए कंटेनर में डाला है। वी हैव अ ब्रॉड कंटेनर हैविंग सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन से जब हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन इज़ लाइटर एज कंपेयर टू एयर, तो वो ऊपर उठती है, और जब वो बाहर निकलेगी तो सोप सॉल्यूशन से ऐसे बबल्स बन जाएंगे। इन सब बबल्स में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाँ, इन सब में हाइड्रोजन है। तो हम बर्निंग स्प्लिंटर लेकर के आएंगे यहाँ पे, हाँ, एक कैंडल लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये जल जाएगा विद अ पॉप साउंड। छोटा सा पॉप साउंड सुनाई देगा। छोटा पॉप साउंड क्या होता है, मतलब जो बहुत लाउड नहीं हो, जैसा हमने अभी देखा वो तो बड़ा भयानक था। है ना। तो इसको, ये एक रिएक्शन है जो कि जिंक मेटल का है। एक और रिएक्शन है, ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पता हो, ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है। ये रिएक्शन है कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ में। हम कह रहे थे कि भाई नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करते, है ना, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल का रिएक्शन है। तो आप बैक ऑफ द माइंड रखो कि कभी कभी होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नाइट्रिक एसिड जो है वो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है जब हाईली डाइल्यूटेड होता है। हाईली डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, उसमें इतना पानी मिला दिया कि वो भूल गया कि मैं था कौन। उसके साथ में मैग्नीज और मैग्नीशियम मेटल्स तो रिएक्शन करते हैं, ये बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है। हाँ, कॉपर मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, ये एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है। इसको अपन देखते हैं कि ये कैसा होता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है ना। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, इसकी रिएक्शन भी बताऊँगा मैं आपको। तो देखें कि क्या इसमें हो रहा है। ये कॉपर के पीसेज हैं छोटे छोटे, है ना। कॉपर को पाउडर्ड फॉर्म में ले लें तो और भी अच्छा है। फिर नाइट्रिक एसिड है, उसको हमने लेके और इसमें डाल दिया, तो देखो कैसे रिएक्शन हो रही है। एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है जिसको हम कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं, CuNO3 होल्टवाइज। और यहाँ पे वैसे ही रेडिश ब्राउन गैस NO2 निकलती है, जो कि हमने निकाली थी लेड नाइट्रेट को गर्म करके, आपको याद हो तो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। वो रिएक्शन देखी थी ना आपने। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब की वॉल्स जो थी वो रेडिश ब्राउन हो गई थी। ये वही हो रहा है। यहाँ पे हमने बस गर्म कुछ नहीं किया, बट दिस इज़ अ रिएक्शन, कॉपर के साथ में रिएक्शन हो रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस विद रेडिश ब्राउन कलर, एंड इसकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट यानी तीखी स्मेल होती है, बट वी डू नॉट हैव टू इनहेल इट। ये पॉल्यूटेंट है और ज़्यादा इनहेल करने से ये हमको बहुत नुकसान कर सकता है हमारे लंग्स को, तो इसलिए हम इसे इनहेल करने से हमेशा बचते हैं। इसलिए हम इसकी ओडर के बारे में बात नहीं करते। तो रिएक्शन हुई क्या है, Cu प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड अपॉन रिएक्टिंग CuNO3 होल्टवाइज प्लस NO2 प्लस H2O। ये एक रिएक्शन होती है जिसमें NO2 इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। ये रिएक्शन आपकी बुक में भी नहीं है, ध्यान रखें। और ये मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताइए, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये।
तो पहला रिएक्शन जो हमको मिल रहा है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, जिसमें अलग अलग मेटल्स के साथ में हम रिएक्शन देख रहे हैं। जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ हम देखते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल। सोडियम का रिएक्शन हमने देखा है, सोडियम प्लस HCl या सोडियम प्लस H2SO4 भी कर सकते हैं। हमने HCl देखा था इसलिए HCl लिख रहे हैं, NaCl प्लस H2। हाँ, so in both the cases what we see that metals react with acids to give metal salts and hydrogen gases evolved। ये एसिड्स का प्रॉपर्टी है। एक्सेप्शन ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट रेडिली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। रीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर वो जब भी रिएक्शन करेगा मेटल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज होने ही नहीं देगा, उसको ऑक्सीजन दे करके वहीं सेटल कर देगा। ठीक, ये बात याद रखेंगे, ये बात भूलनी नहीं है। दूसरी चीज, इसका रिएक्शन, किसका, मेटल्स का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल का नहीं, एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। हाँ, जैसे हमारा Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसकी बड़ी पॉपुलर रिएक्शंस हैं एसिड्स के साथ में। कोई भी कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, याद रखें किसी भी एसिड के साथ में हमेशा 3 चीज़ें बनाता है। एक तो मेटल सॉल्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरा जो आपका वाटर है। 3 चीज़ें बनेंगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन या सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ में देखें। अभी हम एक फिर से रिएक्शन देखते हैं। ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड इज CH3COOH। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वीक एसिड। इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कार्बन चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़े, ये वाला इक्वेशन हम पढ़ेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, तो क्या होगा कि एक तो मेटल, एक तो यहाँ से मेटल सॉल्ट बन जाएगा इसका CH3COONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। और उसके साथ बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा विग्रसली बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। हाँ, एंड इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर। आप जलता हुआ कैंडल लेके जाओगे इसके सामने, ये उसको बुझा देगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नोन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस रिएक्शन को देखें, जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ पे हमको पाउडर फॉर्म में दिख रहा है उसको CH3COOH यानी एसिटिक एसिड में डाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी इंस्टेंटेनियसली जो इस तरह से इसको ओवरफ्लो करा देती है। हाँ, ये रिएक्शन हर एसिड देगा, चाहे कितना भी वीक एसिड हो, और ऐसे ही विग्रस रिएक्शन देगा जिसमें खूब सारे इस तरह से बबल जैसे निकलते हुए हमको दिखाई देंगे। तो ऐसा रिएक्शन आप देख सकते हो कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जैसे अभी CH3COOH के साथ में आपने देखी है, वो किसी के भी साथ में आप किसी भी दूसरे एसिड के साथ में आप देख सकते हो। कोई भी एसिड है जैसे H2SO4 है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करेगा
तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट Na2SO4, हाँ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। HCl का रिएक्शन करवा दो, NaHCO3 करवा रहे हैं हम बार बार, तो Na2CO3 के साथ करवा दो। बात एक ही है, सेम चीज़ बनेगी, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। हर बार कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए हम इस रिएक्शन को, खास करके ये जो रिएक्शन ऊपर दिख रही है हमको, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज हुआ है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड में सोडा क्या है, बेकिंग सोडा। सोडा का क्या मतलब, व्हाट इज सोडा, नाम सुना आपने सोडा? सोडा इज एनीथिंग विच हैज सोडियम इन इट। पोटैश नाम भी सुना है, पोटैश मतलब एनीथिंग विच हैज पोटेशियम इन इट, है ना। तो जैसे KOH होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये बातें केवल आपकी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम कास्टिक पोटैश बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक का मतलब करोजिव, काटने वाला। हमने कहा था ना कि सम बेसिस लाइक KOH एंड NaOH आर हाईली करोजिव लाइक एसिड्स। तो कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, कास्टिक मतलब काटने वाला या करोजिव। इसी तरह से ये बेकिंग में काम में आता है, सोडियम इसमें है, इसका नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, इसके साथ में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड होता है तो उसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। Na2CO3.10H2O, that is sodium carbonate decahydrate, we call that washing soda। तो सोडा 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 जहाँ भी आएगा वहाँ पे सोडियम है। ऐसा हो नहीं सकता कि सोडा नाम लिख दिया आपने और उसमें सोडियम नहीं है। आती है बात समझ में? तो खैर ये बात तो हो गई यूँ, लेकिन आपको जो नोट करने वाली बात है वो ये कि किसी भी केमिकल, किसी भी एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में करवाई जाएगी तो हमेशा तीन चीज़ें बनेगी, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। हाँ, तो हमारा जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें ये वाली रिएक्शन हो रही है एक्चुअली, कि हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में एक्चुअली इससे रिलेटेड एक डायग्राम है। ये हाँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि एक होम मेड फायर एक्सटिंग्विशर है। ये मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं है, आपने घर में बना लेना है बड़े आराम से। कि एक बॉटल है जिसको आप वॉश बॉटल बोलते हो, इस वॉश बॉटल में आपने एक डिलीवरी नोज़ल लगा दिया हुआ है, एक थ्रेड से एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब, इतनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के लटका दिया और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट रख दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ NaHCO3, जो कि वाइट पाउडर हम देख रहे थे पिछले एक्सपेरिमेंट में, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखना। कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो या बेकिंग सोडा लिखा हो, तीनों एक ही बात है, ये बात ध्यान रखें। इसको, ये दोनों अलग अलग हैं, ओपन है इधर से डिलीवरी नोज़ल। जब आग लग जाएगी आप इसको ऐसे ऐसे करके हिलाओगे तो ये एसिड गिर जाएगा इसमें और रिएक्शन होगा NaHCO3 प्लस H2SO4 एंड इट विल गिव
Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये CO2 ही यहाँ पर निकल रही है, जिसको आप पॉइंट कर दोगे टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट कर दोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली हैवियर देन एयर है और वो चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देता है। जो भी आपका फ्यूल है उसके चारों तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बन जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो अगर आप उसका सपोर्ट रोक दोगे तो फिर वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी पॉपुलर फायर बेसिकली नोन फायर एक्सटिंग्विशर। सब जानते हैं इसके बारे में कि ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। अब तीसरे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और आपने ये तो 7th क्लास में भी पढ़ा था दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन है। हर एसिड और हर बेस ये रिएक्शन देता ही देता है, और जब एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये यूनिवर्सली हर एसिड और हर बेस के बीच में होने वाला रिएक्शन है। तो जब हम एसिड बेस की रिएक्शन देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि एक एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सबसे इजीली अवेलेबल एसिड्स एंड बेसेस हैं जो कि आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। सवाल ये है कि ये रिएक्शन तो चलो हो गई, लेकिन हमें ऑब्ज़र्व क्या करने को मिलेगा। इसके लिए हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए कोई ना कोई कलर इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया नहीं है तो मैं अब पढ़ाऊँगा, तो इसलिए हमने जो इंडिकेटर आपको बताया है उनमें से कोई ले लेते हैं। तो हम एक इंडिकेटर ले रहे हैं फिनोल्फ्थेलिन। याद है आपको इसके बारे में? फिनोल्फ्थेलिन याद है? फिनोल्फ्थेलिन इज़ अ कलरलेस इंडिकेटर। हाँ, जो बेस की कांटेक्ट में आकर के लाइट पिंक कलर का या मैजेंटा कलर का हो जाता है, और फिर जब वो क्या बोलते हैं एसिड की अगर फिनोल्फ्थेलिन में रिएक्शन करवाएं डायरेक्ट, तब तो कोई कलर चेंज नहीं होता। फिनोल्फ्थेलिन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एसिड्स। लेकिन अगर आप पहले बेस डाल दो उसमें तो उसका कलर तो पिंक हो जाएगा, और उस पिंक में आप अगर एसिड डाल दो तो वो वापस से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का बाद में देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर इम्पैक्ट, या चलो वो भी देख सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो रिएक्शन देखते हैं अपन। हमने लिया हुआ है फिनोल्फ्थेलिन यहाँ पर, इट इज़ अ कलरलेस इंडिकेटर। हम इसमें विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाँ, और ये एसिड लिया हुआ है हमने, कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। और तो जैसे ही हमने इसमें बेस डाला इसका कलर हो गया चेंज, पिंक कलर का ये हो गया। अब हम इसमें अगर एसिड डाल दें तो एसिड इसको न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि फिनोल्फ्थेलिन जो होता है वो कलरलेस इन एसिड एंड पिंक इन बेस होता है। तो ये एसिड, ये यहाँ पर अभी बेस डाला है हमने फिनोल्फ्थेलिन में, जो कि हमने पहले से लिया हुआ था। अब इसमें हम एसिड डाल देंगे तो क्या देखेंगे कि ये कलर गायब हो गया। कैन वी से दैट इन दिस केस एसिड हैज़ न्यूट्रलाइज्ड
द इम्पैक्ट ऑफ बेस का इम्पैक्ट था पिंक कलर, उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एसिड और बेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जहाँ पर हम एसिड से परेशान होते हैं वहाँ पर हम बेस यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम बेस से परेशान होते हैं वहाँ पर एसिड यूज़ करते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन के इम्पैक्ट हम पीएच के साथ में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और पीएच इन आर डेली यूज़। हाँ, बाद में थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें एसिड बेस का रिएक्शन, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डाइज, सेवरल डाइज जो होती हैं उनको मिला करके बनाया जाता है, और उनका कलर जो है वो जनरली एसिड्स में ऑरेंज, येलो या रेड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो रेड होगा, जैसे जैसे वीक होता जाता है वैसे वो ऑरेंज एंड देन येलो हो जाता है। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, उनके केस में वो ग्रीन कलर दिखाता है, और बेसिस के केस में वो ब्लू या डार्क ब्लू या ब्लैकिश दिखाएगा, एकदम डार्क ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह का रिएक्शन जैसे पहले किया था वैसे कर रहे हैं। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले रखा है, दोनों में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, तो एसिड्स में तो ये रेड कलर का हो गया, और बेस में इसका कलर जो होता है, हम इसको स्टिल कर देंगे प्रॉपर्ली, बेस में जैसा कि हम कह रहे हैं उसका कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर इसमें डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिलाने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और एसिड और बेस एक दूसरे का असर ख़त्म कर देंगे। तो इन दोनों को मिलाने पर इनका कलर क्या हो जाना चाहिए, इनका कलर वो हो जाना चाहिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में देता है, यानी ग्रीन। तो इनको मिला के क्या होता है, देखें क्या ये ग्रीन हो जाते हैं। इन दोनों को मिक्स किया आपस में इन अ थर्ड कंटेनर, ठीक है। पीएच की बात हम बाद में कर लेंगे। तो इनको इसको उठा के अगर इसमें डाल देंगे तो व्हाट वी सी, ये ग्रीन हो जाता है। हाँ, तो ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन विच they both react with each other to neutralize the impact of each other. As a result of the reaction between acids and bases, salt बनते हैं और साथ में water बनता है। तो salt को बनाने के लिए ये रिएक्शन तो बड़ी कॉमन रिएक्शन है, it goes without saying। लेकिन इस रिएक्शन में ही आगे एक फोर्थ टाइप का रिएक्शन और जुड़ जाता है फिर, क्या कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ किया जाए, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर अल्कलाइन इन नेचर। हमेशा मेटल पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल, तब यह बात मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एसिड बेसिस में पढ़ी थी हमने कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स तो बेसिक ही होते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसके बारे में मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब एसिड्स तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और मेटल ऑक्साइड्स बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होने वाली है। तो अगर हम एक एसिड समझो HCl का रिएक्शन करवा दे रहे हैं सोडियम ऑक्साइड से, तो वैसा ही होगा जैसा कि ऊपर हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यानी मेटल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। H2SO4 का रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करा दोगे तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है जी, है ना। ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
4 बातें पढ़ी हैं हमने। वी आर सेइंग दैट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दूसरा रिएक्शन, जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ में एसिड रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर बनता है। हाँ, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन में बैक ऑफ द माइंड रखना है कि नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ये रिएक्शन नहीं करेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, मतलब हमने कहा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज 2 ऐसे मेटल्स हैं जो हाईली डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर पाते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड बाकी मेटल्स के साथ में रिएक्शन इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगेगा तो उसको ऑक्सीजन दे करके वहीं सेटल कर देगी। तीसरी चीज़ हमने बोली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस always combine together to form salt and water, and by doing that they neutralize impact of each other। और जो फोर्थ वन था उसमें हमने बेस के बजाय मेटल ऑक्साइड लगा दिए क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, तो वो भी वैसा ही रिएक्शन करते हैं जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मेटल सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई जिनको हम कह सकते हैं कि ये एसिड्स की प्रॉपर्टी बताती हैं, एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या एसिड की प्रॉपर्टीज। मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और किस सीक्वेंस में पढ़ा है। सबसे पहले आपकी बुक में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की, जो छोटी सी बात इसमें की हुई है वो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। फिर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्होंने पहले दिया हुआ है, हमने ये पहले नहीं पढ़ा, हम पहले गए इधर कि एसिड होता क्या है बेसिकली। तो हमने कहा एसिड्स वो है जो H+ आयन रिलीज़ करता है, और जब वो H+ आयन रिलीज़ करता है तो क्या क्या होता है ये बातें हमने की। हमने कहा कि एक तो H+ आयन रिलीज़ करने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने कहा कि एसिड्स जो है वो हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के सॉल्यूशन में, एंड दिस हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। एग्जाम्पल में हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक है, डाइल्यूट कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन प्रोसेस, वो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। और फिर हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की। हाँ, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर देयर। हमने कहा कि सबसे पहले तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, यहाँ पे बेसिस के बारे में भी लिखा हुआ है, मैं अभी उस बेसिस नहीं लिया हुआ है, केवल एसिड के को लिया है। एसिड की रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन स्पेसिफिकली हमने देखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ में। 3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है सॉल्ट के साथ। इसके अलावा हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और उसके अलावा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड भी सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, है ना, मतलब कि वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो ये एसिड की रिएक्शंस इतनी ही हैं। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बेसिस अपनी केमिकल रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद हम पीएच के बारे में बात करेंगे, जो कि एक स्केल है जो बताता है कि एसिड्स और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए पीएच स्केल कैसे यूज़ करते हैं वो हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स मैंने आपको लिखवाई दिए हैं ऑलरेडी, और ये जब हो जाएगा फिर हम सॉल्ट्स की बात करेंगे,
है ना। तो आई होप आपको बातें ठीक ठीक समझ में आई होंगी। बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक सारी केमिकल रिएक्शंस जो कि एसिड से रिलेटेड है, जो मैंने आज की क्लास में बताई है, वो सब अच्छे से लिख लिख के याद कर लो, ठीक है। इसके बाद बेसिस की रिएक्शन करेंगे, वो ज़्यादा है नहीं, केवल 2 रिएक्शंस हैं, वो फटाफट याद हो जाएगी। मैं अभी भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका माइंडसेट एसिड से बाहर अभी निकालना नहीं चाहता, मैं उसको बेस की तरफ बाद में डालूंगा। तो आप केवल एसिड्स के बारे में सोचें, अभी ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।